अस्सलाम वालेकुम। 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी का हुक्मरान हिटलर एक ऐसा फ़ैसला करता है जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी। और ये फ़ैसला था अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग। 11 दिसंबर 1941 की दोपहर 1:45 पर जर्मनी के हुक्मरान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग के डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किए और पूरी दुनिया में जर्मन मिशंस को ये डिक्लेरेशन सेंड कर दिया। इसका मतलब ये था कि अमेरिका अब जर्मनी का ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एनिमी है और जर्मनी को जहां पर मौका मिलेगा वो अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर अटैक करेगा। सूरत हाल क्या थी, जर्मनी को ऐसा क्यों करना पड़ा और इस फैसले के क्या नतीजे। हम आज की वीडियो में इस फैसले के दो एस्पेक्ट्स का जायजा लेंगे। पहला एस्पेक्ट ये है कि जर्मनी क्यों इस फैसले पर पहुंचा कि उसे अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग करना है, हालांकि अमेरिका ने अभी तक जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया था। और दूसरा ये कि इस फैसले का इम्पैक्ट क्या हुआ आने वाले कोर्स ऑफ वॉर के ऊपर, जो 1945 में अल्टीमेटली जर्मनी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त से दो चार कर देता है। तो पहले हिस्से की तरफ आते हैं। पहला हिस्सा ये है कि जर्मनी अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग क्यों करता है। नंबर 1, इसकी 3 रीजंस हैं। पहले इसका हम मंजरनामा जान लेते हैं। मंजरनामा ये है 1941 का कि जर्मनी जो है वो बरतानिया के खिलाफ बहुत सक्सेसफुल जंग कर रहा है। जर्मनी जो है वो आधे से ज़्यादा यूरोप के ऊपर कब्जा कर चुका है। जर्मनी जो है वो रशिया के खिलाफ ऑपरेशन बारबरूसा लॉन्च कर चुका है, जो 1941 के टाइम पीरियड तक बहुत सक्सेसफुली आगे चल रहा है। अभी तक उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जर्मनी जो है वो आइंदा 3 से 4 मार्च 1942 तक जर्मनी जो है वो मॉस्को को कैप्चर करने की पोजीशन में आ सकता है। ये उस जमाने की स्टैटिस्टिक्स थी। और तीसरे नंबर पे जर्मनी की यू बोट्स ने अटलांटिक ओशन के अंदर अपने एनिमी कंट्रीज की शिप लाइंस को, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो बैटल शिप्स हो, उसको उनके खिलाफ इतने खौफनाक मुहिम चलाई है कि वो अपने इत्तेहादियों की हमायत करने की पोजीशन लूज कर रहे थे। ये 3 जो हाईली सक्सेसफुल सीरीज हैं जर्मनी की, इसने जर्मनी को ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया। ये मंजरनामा है। अब आ जाइए कि होता क्या है 41 के अंदर। दिसंबर 1941 में जापान अमेरिका की स्टेट हवाई में पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करता है। अनएक्सपेक्टेड अटैक था। बाज़ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अमेरिका मुकम्मल तौर पे एंटिसिपेट कर चुका था कि जापान जो है वो हमला करने वाला है। खैर, तो जापान के इस अटैक के बाद पर्ल हार्बर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है और अमेरिका जापान के खिलाफ ऐलान जंग कर देता है। जब अमेरिका जापान के खिलाफ ऐलान जंग करता है तो उसके फौरन बाद 4 दिन के बाद 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी भी अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग करता है, इस बुनियाद पर कि जर्मनी जो है वो जापान का अलाय है। जर्मनी और जापान के जो इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स हैं ब्रिटिश एम्पायर को ख़त्म करने के हवाले से, ब्रिटिश एम्पायर का जो नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर, या अमेरिका के जो उसके साथ अलायंस है, उन सब चीज़ों को काउंटर करते हैं वो सेम है। जर्मनी जो है वो जापान को अपना नेचुरल अलाई समझता था, इसमें कोई शक भी नहीं है। और दूसरी रीज़न ये थी कि जर्मनी को इस बात का पता था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी अमेरिका बिल आखिर बरतानिया की मदद को आया और अमेरिका की फोर्सेस जब यूरोप में लैंड करती हैं उसके बाद से ही जर्मनी की रियल डिफीट शुरू होती है। तो जर्मनी को पता था कि अमेरिका और बरतानिया नेचुरल अलाइज हैं। ये न्यू वर्ल्ड जिसे अमेरिका कहा जाता है, ये बुनियादी तौर पर बरतानिया ही की एक एक्सटेंशन है। उनके माली मफादात, उनके सियासी मफादात इस दुनिया के अंदर सेम हैं। लिहाजा ये तो बात बड़ी ऑब्वियस थी 1940s के अंदर भी कि अमेरिका बिल आखिर जर्मनी के खिलाफ बरतानिया की मदद करेगा। अच्छा, अमेरिका का इस जंग में शामिल होना क्या मायने रखता था। जापान ने तो अमेरिका के खिलाफ हमला किया था, लिहाजा अमेरिका का जापान के खिलाफ ऐलान जंग करना बड़ा नेचुरल लगता है। लेकिन जर्मनी ने क्यों ऐलान कर दिया और जर्मनी को क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। जी बिल्कुल अंदाज़ा था जर्मनी को। हिटलर को पता था कि अमेरिका जो है वो यूरोप की वॉर के अंदर आएगा, लेकिन मिसकैलकुलेशन कहाँ पे हुई। मिसकैलकुलेशन ये हुई कि जर्मनी का ये ख्याल था, हिटलर अपनी हाई टॉप कमांड के साथ डिस्कशंस करते हुए ये बात अक्सर करता था कि अमेरिका जो है वो पहले अपना फोकस जापान पे रखेगा, पैसिफिक ओशन के अंदर अपने वो इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा, जापान के खिलाफ बैटल्स जो हैं, बैटल की सीरीज़ जो है, जो वॉर है उसको एग्जीक्यूट करेगा और इसको टाइम लगेगा 2 से 2.5 साल। ये 1944 के मिड तक कहीं जाके अमेरिका इस कैपेसिटी में होगा कि वो जर्मनी के ऊपर या यूरोप के अंदर एंटर हो सके मिलिटरीली। ये जर्मनी का ख्याल था। ये ख्याल मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ। हिटलर का ख्याल था कि 1944 में जब अमेरिका यहाँ पे आएगा, मिलिटरीली अपनी मैन पावर लेकर आएगा, अपने कॉर्पोरल्स लेकर आएगा, तो तब तक हम लोग
रशिया को भी डील कर चुके होंगे, रशिया को भी शिकस्त दे चुके होंगे या शिकस्त दे चुके होंगे या कैप्चर कर चुके होंगे या सरेंडर करवा चुके होंगे। हर सूरत में हम लोग जो होंगे वो विनिंग पोजीशन में होंगे, तो फिर हमारे लिए अमेरिका को 1944 में डील करना आसान साबित होगा। अच्छा, ये बात हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त भी है और गलत भी है। दुरुस्त ऐसे है कि अमेरिका की जो मैन पावर की लैंडिंग है, अमेरिका के जो फौजियों की जो लैंडिंग है वो 1944 में ही हुई है, पहली दफ़ा, उससे पहले नहीं हुई। डी डे जिसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने एरियल बॉम्बिंग की इतनी बड़ी सीरीज शुरू कर दी, एग्जीक्यूट की। एरियल बॉम्बिंग का मतलब है बॉम्बर्स के जरिए से बॉम्ब्स गिराना। ये दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी एरियल बॉम्बिंग 1942 से लेकर 1944 तक जर्मनी के खिलाफ बरतानिया की असिस्टेंस से अमेरिका ने की थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी एरियल बॉम्बिंग है। तकरीबन 33 महीने तक 24 घंटे अमेरिका और बरतानिया के बॉम्बर्स जर्मनी के यूरोप में जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं, जहां पर जर्मन इंस्टॉलेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वेपन्स मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, नेटवर्किंग्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, उन सब के ऊपर अटैक्स किया गया। बल्कि उसके अगले ही साल मेन लैंड जर्मनी के अंदर भी अमेरिकन बॉम्बर्स और ब्रिटिश बॉम्बर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। ये एरियल बॉम्बिंग ही अल्टीमेटली जर्मनी की डिफीट का सबब बनी। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करके दोबारा इस टॉपिक पर आऊँगा। रशिया ने जर्मनी को शिकस्त कैसे दी, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन रशिया ने जो शिकस्त दी है स्टालिनग्राड के बाद से, वो जर्मनी के अंदर एंटर होता चला गया है। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रशिया और जर्मनी के दरमियान का जितना भी बड़ा एरिया है, कई हजार किलोमीटर का, उस पूरे एरिया में जितना भी जर्मनी का नेटवर्किंग सिस्टम मौजूद था, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, जो कुछ भी वहां पर मौजूद था, वो सारे के सारा अमेरिकन ने तबाह कर दिया था 1942, 43 और 44 के अंदर। इसी वजह से रशियंस के लिए उस पूरे एरिया को बड़ी माइल्ड लेवल की रेजिस्टेंस के साथ कवर करना आसान होता चला गया। खैर, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब दोबारा आ जाइए कि अमेरिका का एंटर होना जर्मनी के लिए अनएक्सपेक्टेड क्यों साबित हुआ। एरियल बॉम्बिंग, जैसा कि मैं हिंट दे चुका हूं पहले भी। अब आ जाइए एरियल बॉम्बिंग ने किया क्या था। अमेरिका उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर थी। अमेरिका की जो मिलिट्री इक्विपमेंट थी वो जर्मन मिलिट्री इक्विपमेंट से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अमेरिकन टैंक्स जो थे वो जर्मन टैंक से ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अमेरिकन एयरक्राफ्ट जर्मन एयरक्राफ्ट से ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अमेरिका की इसी तरह से बैटलशिप्स भी जर्मन बैटलशिप से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अमेरिका की मशीन गन्स भी जर्मन मशीन गन के मुकाबले में कुछ नहीं थी। लेकिन फ़र्क क्या था, वो क्या फ़र्क था जिसने अल्टीमेटली इतना बड़ा फ़र्क डाला कि जर्मनी को ख़त्म होना पड़ा। वो फ़र्क था स्केल का, नंबर्स का। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि जर्मनी का एक टैंक है टाइगर। ये टाइगर टैंक अमेरिकन टैंक शर्मन से कहीं ज्यादा अच्छा था। मतलब अगर आपको ब्रैड पिट की फिल्म देखें फ्यूरी, तो उसके शुरू में भी ये थीम बयान किया गया कि जो जर्मन टैंक्स हैं उन्होंने आउट गन कर दिया था अमेरिकन टैंक्स को। आउट गन करने का मतलब ये होता है कि जर्मन टैंक जो है वो अमेरिकन टैंक को ज्यादा फासले से निशाना बना सकता था, जबकि अमेरिकन टैंक है उसको जर्मन टैंक को निशाना बनाने के लिए उसको थोड़ा करीब आना पड़ता था। जब वो करीब आने की कोशिश करता था तो जर्मन टैंक्स उसको तबाह कर देता था पहले, क्योंकि उसकी फायरिंग रेंज ज्यादा थी। तो फिर भी जो अमेरिकन टैंक्स हैं उन्होंने जर्मनी को शिकस्त दी। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि जर्मनी के जो टैंक्स हैं टाइगर वो बनाए गए हैं 3.5 साल के अरसे में 1400, जबकि जो अमेरिका ने शर्मन टैंक्स बनाए हैं वो 4800 नहीं बनाए, 48,000 बनाए हैं। 3.5 साल के अरसे में 48,000 टैंक्स बनाए हैं। और जर्मनी ने कितने टैंक्स बनाए हैं? 1400। 14,000 नहीं, 14,000 और 48,000 में 3 गुना का फर्क है। ये 1400 और 48,000 है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये 39 टाइम्स ज्यादा बड़ी फिगर है। तो हर चीज की क्वालिटी के अंदर अमेरिकन आर्मामेंट जर्मनी से कम है, मगर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो जर्मनी से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे। ऐसा कहा जाता था कि जर्मनी का एक टैंक अगर तबाह होता था टाइगर, तो उसको रिप्लेस करने के लिए 1 महीना लगता था, जबकि अमेरिका का एक टैंक शर्मन जब तबाह होता था तो वो अगली सुबह उसकी रिप्लेसमेंट मौजूद होती थी। ये रीजन बनी अमेरिका की सक्सेस की, वन ऑफ द। अब आ जाइए कि अमेरिका और बरतानिया ने जो बॉम्बिंग की है वो कैसे की है। उन्होंने बॉम्बिंग ऐसे की है कि दिन के वक्त अमेरिकन जो थे वो नीदरलैंड और फ्रांस के अंदर जर्मन इंस्टॉलेशंस, जर्मन फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक किया करते थे, जबकि रात के वक्त जो थे वो ब्रिटिश बॉम्बर्स अटैक किया करते थे। और ये सिलसिला तकरीबन 3 साल तक चला है। 24 घंटे, 12 घंटे अमेरिकन प्लेन्स अटैक कर रहे हैं बॉम्बर्स, 12 घंटे ब्रिटिश बॉम्बर्स अटैक कर रहे हैं। पूरा हफ्ता 24/7 और 33 मंथ्स तक ये अटैक्स, बॉम्बिंग का सिलसिला इस तरह से जारी रहा है कि जर्मनी मुकम्मल तौर पर अपनी इंडस्ट्रियल बेस से महरूम हो जाता है। जर्मनी का सारा बैकअप ख़त्म हो चुका है 44 तक।
इसी बम्बार्डमेंट के नतीजे में, रशियन बम्बार्डमेंट के नतीजे में ऐसा नहीं हुआ था। तो अमेरिका की ये जो इंगेजमेंट है एरियल बॉम्बिंग की, इसने हालात को 360 के डिग्री पर बदल कर रख दिया। अब जर्मनी के हाथ में पहल करने की, कोई भी वॉर, कोई भी नया बैटल फ्रंट खोलने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। अमेरिका के बड़े बॉम्बर्स B-17, B-24, B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट आ जाता था, बहुत ज़्यादा एम्यूनेशन आ जाया करता था, बहुत ज़्यादा लोग इसमें बैठे होते थे और ये बड़ा अपने ज़माने का एडवांस तैयारा था। और दूसरा तैयारे का नाम था B-24। दोनों बॉम्बर्स थे, ये दुनिया के बेस्ट बॉम्बर्स थे अपने ज़माने के अंदर। तो इस एरियल बॉम्बिंग के नतीजे में जर्मनी की स्टील इंडस्ट्री, जर्मनी की कोल इंडस्ट्री, जर्मनी की असलाह साजी के मराकज़, जर्मनी की आर्मामेंट सेंटर्स, जर्मनी के जितने भी सेंटर्स जो मिलिट्री को इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए सीक्रेट प्लेसेस के ऊपर भी डिवाइस किए गए थे, ब्रिटिश सर्वेलेंस के ज़रिए से उनको भी लोकेट कर लिया गया, क्योंकि अमेरिका के पास सर्वेलेंस का उस लेवल का सिस्टम मौजूद नहीं था जो ब्रिटिश स्पाई एजेंसीज के पास मौजूद था। अमेरिका की स्पाई सर्विसेज सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत लिमिटेड नेचर की रही है, क्योंकि अमेरिका का वॉर का कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं रहा जो बरतानिया का रहा है। तो बरतानिया की सर्वेलेंस और स्पाई सर्विसेज के नतीजे में अलाइड फोर्सेस को, अमेरिका को, बरतानिया को उन तमाम लोकेशंस का पता चल जाता था जहाँ पे जर्मनी ने अपनी सीक्रेट इंस्टॉलेशंस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट प्रिपरेशंस की बनाकर रखी हुई थी। इस हवाले से सबसे पहला अहम तरीन अटैक जो है वो हैम्बर्ग बॉम्बिंग है। 1943 में हैम्बर्ग पर हमला होता है, हैम्बर्ग के शहर पर। पूरा ये जर्मनी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी था उस ज़माने का, और यहाँ पर कई हज़ार बिल्डिंग्स को भी इन बॉम्बिंग के नतीजे में, कोलैटरल डैमेज के नतीजे में तबाह होना पड़ा। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि अमेरिका ने पहले जब बॉम्बिंग शुरू की है तो अमेरिका जो है वो नीदरलैंड, फ्रांस और बेल्जियम, इन एरियाज में जो जर्मन की इंस्टॉलेशन है वहाँ पर अटैक कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के बॉम्बर्स के पास लॉन्ग रूट के एस्कॉर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद नहीं थे। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब एक बॉम्बर अपने मिशन पर जाता है ना, तो उसके साथ एस्कॉर्ट प्लेन्स होते हैं। एस्कॉर्ट प्लेन्स का मतलब होता है फाइटर एयरक्राफ्ट जो उस बॉम्बर तैयारे को कवर प्रोवाइड करते हैं। जब बॉम्बर तैयारा अपने मिशन पर जा रहा है तो ज़ाहिर एनिमी अटैक्स उस पर करेंगे, एनिमी जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं या एनिमी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो अटैक करेंगे, तो उस काउंटर अटैक को डील करने के लिए एस्कॉर्ट जो है वो कवर प्रोवाइड करता है, उनके ऊपर काउंटर अटैक करता है। तो अमेरिका और बरतानिया के पास 1943 हैम्बर्ग अटैक से पहले ये फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज के मौजूद नहीं थे। 1943 के शुरू में, जनवरी 1943 में बरतानिया ने अपना जो तैयारा था P-51 मुस्टैंग, इस तैयारे की रेंज बढ़ा दी। इसमें ऑयल फ्यूल जो टैंक, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा कर दी, फ्यूल टैंक एक और लगा दिया, जिसके नतीजे में मुस्तांग जो है वो डीप इनसाइड जर्मनी जाकर वापस भी आ सकता था। कंप्लीट एस्कॉर्ट, कंप्लीट प्रोटेक्शन, कंप्लीट कवर प्रोवाइड कर सकता था बॉम्बर्स को। इसी के नतीजे में जर्मनी के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल शहर के ऊपर अमेरिका और बरतानिया ने एक जॉइंट मिशन प्लान किया, जो सबसे पहला सबसे बड़ा हमला था। इसके बाद भी एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा एरियल बॉम्बिंग का अटैक कंसिडर किया जाता है, जिसे कहा जाता है हार्लेस्टन की बॉम्बिंग। ये 1945 में हुआ। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी 45 तो बहुत दूर है ना, अभी तो 43 की बात कर रहे हैं। तो 43 का सबसे बड़ा अटैक हैम्बर्ग का अटैक है, जो अमेरिकन और ब्रिटिश बॉम्बर्स ने जॉइंट वेंचर के तौर पर किया, और ये इसने जर्मनी की 21% इंडस्ट्रियल बैकअप को ख़त्म करके रख दिया। टैंक, तैयारे और वेपन्स बनाने वाली इंडस्ट्री का 21% ख़त्म कर दिया था। बाज़ हिस्टोरियंस की कैलकुलेशंस के मुताबिक ये परसेंटेज इससे कहीं ज़्यादा है, बाज़ इसे 40% और बाज़ इसे 50% प्लस भी कहते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा, सबसे पहला बड़ा नुकसान था जर्मनी का। रेलवे और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तबाह कर दिया गया। सप्लाई लाइन्स जो जर्मनी के अंदर से निकल के बेल्जियम, अभी तक देखिए जर्मनी के पास बेल्जियम है, फ्रांस है, यूरोप के बहुत से मुल्क जर्मनी के कब्जे में अभी तक मौजूद है, लेकिन उनमें जो सप्लाई लाइन, जो नेटवर्किंग कनेक्टिविटी है, वो डैमेज हो रही है। नतीजा क्या निकलता है इस एरियल बॉम्बिंग का कि 1943 के आखिर तक जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बहुत बैडली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, अंडर सवेयर प्रेशर है। नंबर 2, जो एयर डिफेंस है जर्मनी का वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होना शुरू हो जाता है, और जो अर्बन बॉम्बिंग है वो भी शुरू हो जाती है। तो जो सबसे आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो के हवाले से, कि वो अमेरिका का डिसीजन, अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग करने का डिसीजन जर्मनी को उसकी
एक मिस कैलकुलेशन की वजह से हुआ। जर्मनी को बिल्कुल यकीन था, हिटलर को पता था कि अमेरिका डेफिनेटली यूरोप की वॉर में इन पार्टिसिपेट करेगा, ये अल्टीमेट है, ये नेचुरल है। लेकिन उसकी कैलकुलेशन ये थी कि पहले वो पैसिफिक ओशन के अंदर जापानीज थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करेगा, सिक्योर करेगा पैसिफिक ओशन को। इसमें उसे 2.5 से 3 साल लगेंगे और 44 के मिड में जाकर अमेरिका जो है वो इस काबिल होगा कि अपनी मैन पावर को यूरोप में लैंड करवा सके। उसकी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई। अमेरिका की मैन पावर सबसे पहले यूरोप में जून 1944 में आती है, डी डे जब होता है, नॉर्मंडी पे लैंडिंग होती है। लेकिन जर्मनी ने जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन की वो ये थी कि 1942 के अंदर अमेरिका इतने बड़े लेवल पे एरियल बॉम्बिंग की मैनेजमेंट कर पाएगा, इतने बड़े लार्ज स्केल पर जो है वो अपने बॉम्बर्स डिप्लॉय करके जर्मनी की पूरी इंडस्ट्रियल बैकबोन को तबाह कर देगा। ये हिटलर ने कैलकुलेट नहीं किया था। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जर्मनी के पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर स्पाई सिस्टम, सर्वेलेंस का वो सिस्टम मौजूद नहीं था जो बरतानिया के पास मौजूद था। यही वजह है कि हिटलर का जो जीनियस था उसने आधा कैलकुलेट जो किया कि अमेरिका की लैंडिंग 44 के मिड से पहले नहीं हुई, जो बिल्कुल दुरुस्त बात साबित हुई। लेकिन जो आधी मिस कैलकुलेशन जिसका वो ख्वाबो ख्याल में सोच भी नहीं सकता था कि एरियल बॉम्बिंग वो भी इस लेवल पर कि रशियन फोर्सेस को जो रेजिस्टेंस का एरिया है वहाँ पर रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस बाय जर्मन्स मिलेगी ही नहीं। ऐसा ही हुआ। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा।